आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल केस की, जिस केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया था। और सिर्फ यही नहीं, ये जो केस था ये 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने इनका वर्डिक्ट दिया था। और ये केस माना जाता है कि भारतवर्ष की जो पार्लियामेंट्री आर्बिट्रेरीनेस है उसको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती केस की, जिसका हम गोल्डन जुबिली पीरियड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड और कोर फैक्ट्स को समझते हैं। और इस केस के जो पिटिशनर थे, जो कि थे स्वामी केशवानंद भारती जी, इनके बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ये परफेक्ट टाइम है जहां पे आप 30% ऑफर ले सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो हमारे जीएस फाउंडेशन बैच के ऊपर। और ये नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल करना ना भूलें, ताकि ये सारे जो अपॉर्चुनिटी है ये आप इंक्लूड कर सके अपने पढ़ाई के अंदर। और इसके साथ हमारे पास आ चुके हैं मलुक आईएएस की मैगजीन, जो कि आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। और उसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ये आप घर बैठे भी ऑर्डर करा सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए इसी नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ तक की बात तो खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे इस केस की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। बेसिकली ये रहा केशवानंद भारती महाराज जी। इनका जो पॉइंट था, इन्होंने जो केस फाइल किया था वो था ऐसा कि ये जो कसारागोड कहकर एक डिस्ट्रिक्ट था केरला में, वहां पे एडनीर मठ का ये हेड थे। इन्होंने केरला गवर्नमेंट के 2 लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया था, जो कि उनके जो मठ थे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने में रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा था। उनका आर्ग्यूमेंट था ये कि एक्ट्स उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते थे, जो फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 के अंदर। और इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और एक रिट पिटिशन भी फाइल किया, जिनके अंदर उन्होंने 24, 25, 26 और 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1971 में हुआ था उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर लिमिटेड है। ये क्लियरली बताया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको पार्लियामेंट किसी भी तरह से ऑल्टर नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट अगर कभी भी कुछ अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर ना हो या वो फिक्स रहे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस का, जो कि सबसे बड़ा जजेस का बेंच माना गया है आज तक का, ये बनाया गया। और केस की हियरिंग चला 68 डेज तक। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसके अंदर जो पिटिशंस को बुलाया गया, 200 से ज्यादा भी पिटिशंस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे विटनेसेस आए और 6000 से भी ज्यादा पेजेस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड हुआ। अब पता चल रहा है कि ये केस कितना ही भारी भरकम हो गया था। पिटिशनर्स का जो एडवोकेट था वो थे नानी पालकीवाला जी, ठीक है। ये लड़ रहे थे हमारे केशवानंद भारती जी का केस। और एडवोकेट थे HM सिरभाई। इन्होंने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने ये केस में इन्वॉल्वमेंट दिखाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इश्यूज पे यहाँ पे अपना पॉइंट किया। और वो इश्यूज क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो वो कैसे है? फिर इन्होंने ये भी पूछा, मतलब केस को चलते दौरान ये भी क्वेश्चन आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आपको यह इस बात पे बता देते हैं कि हमारी इस चैनल पे प्रीएम्बल के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को थोड़ा चेकआउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर है तो उसमें कौन सा फीचर्स आते हैं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या है। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इस केस की जो वर्डिक्ट आया 24 अप्रैल 1973 को, तब जाके एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया गया, जहां पे 13 जजेस ने 11 सेपरेट जजमेंट डाला।
और 11 सेपरेट जजमेंट में से 6 जजेस ने पिटिशनर्स के फेवर में मतदान दिए और 7 जजेस ने रेस्पोंडेंट के फेवर्स में डिसाइड किया। लेकिन 7 जजेस जो कि रेस्पोंडेंट में इन्होंने जवाब दिया था, उनमें से 2 जजेस ने क्लियरली यह कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उससे अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेजॉरिटी व्यू ये था कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसेस है वो तब तक वैलिड होता है जब तक फंडामेंटली जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर ना करा जाए। तो बेसिकली केशवानंद भारती केस का जो आउटलाइन हुआ उसके थ्रू भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है, मतलब भारत के सर्वोच्च रूल बुक अगर बताया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, मतलब आइन के सामने सबका बराबर चलता है, कोई ऊपर कोई नीच का नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, जहां पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव इकट्ठा काम करेगा और जुडिशियरी डिफरेंटली काम करेगा, मतलब लेजिस्लेटिव की तरफ से अगर कोई भी गलत कदम लिया जाए तो उसको ठीक करने के लिए जुडिशियरी विल बी दियर, और उसी प्रोसेस को बताते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसको भी लाया गया। इसके साथ और एक चीज रखा गया, फेडरलिज्म, जहां पे स्टेट का भी उतना ही चलेगा अपने स्टेट लिस्ट के लिए जितना का सेंटर चलता है। सेक्युलरिज्म बरकरार रहेगा, मतलब जिसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे बरकरार रहेगा, और उसके साथ डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र प्रतिष्ठित रहेंगे और फंडामेंटल राइट्स जो यानी कि मौलिक अधिकार भी रहेंगे। ये बेसिक फीचर्स होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू सिस्टम, और ये पार्लियामेंट को अमेंड नहीं करा जा सकता, ऐसे ही इस केसेस से बताया गया। और इस वर्डिक्ट के मतलब अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजों को कंफर्मेशन दिया गया। वो क्या था आपको ये बता देते हैं कि जैसे मैंने बोला 1971 में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था। 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th एंड 26th। लेकिन यहाँ पे 24th, 25th, 29th को इसको कंटिन्यूएशन में रखा गया, लेकिन 26th में को नल एंड वॉइड करार दिया गया, क्योंकि ये बताया गया कि वो प्राइवेट पर्सेस को एबोलिश करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है। As it is or as it was violating the basic structure of constitution। याद रहेगा ना, मतलब हमारी केशवानंद भारती केस में जैसे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करा गया, उसके साथ साथ ये जो 26th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1971 में करा गया था उसको भी एबोलिश किया गया। इन केस में वर्डिक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट्री आर्बिट्रीनेस से बचाया, मतलब पार्लियामेंट के जो सदस्य है वो जब मन चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है। ऐसे चीजों से उसको बचाने के लिए ये केशवानंद भारती की केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और इसके बाद और सारे जजमेंट आए जो कि ये केशवानंद भारती केस के ऊपर ही लागू हो रहा था, मतलब केशवानंद भारती केस की वर्डिक्ट के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी सामने आए, जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो कि 1975 में हुआ था, फिर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस जो कि 1980 में आया था, फिर एसआर बोमनाई और यूनियन ऑफ इंडिया के केस जैसे कि जो 1994 में आया था, और 2007 में आया था एआर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। ये सारे केसेस में बार बार इंपॉर्टेंटली पार्लियामेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर उनकी जो लिमिटेशन होता है, उनकी जो पावर या ऑथोरिटी होता है, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंसी है उसको करार दिया गया। तो दोस्तों ये था केशवानंद भारती केस की डिटेल एनालिसिस। अब जाके इसका 50 साल गिरा होने वाला है, हो रहा है, हमें सबको पता है,
और आप सभी को बता देते हैं ये वीडियो अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर भी फैला दीजिएगा। और केशवानंद भारती केस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब उसका जवाब आप आराम से दे दोगे और आखिर तक इसकी सारी स्टोरी आप याद रखोगे, ये मैं आशा करती हूँ। आपको मिलेंगे आप दूसरे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और हैव अ नाइस डे। एंड डेफिनेटली आप सभी को मैं बताऊंगी अच्छे से रहना, खुश रहना, पढ़ाई ढंग से करना और जय हिंद।